मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। हेल्पलाइन में आई शिकायतों का भी लेंगे फीडबैक। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी पांडुकेश्वर से होगी रवाना। बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाने का काम शुरू। एसएसबी ने चलाया बॉर्डर दिखाओ अभियान। स्कूली छात्र छात्राओं को कराया पंचेश्वर बॉर्डर का भ्रमण। सीमा सुरक्षा को लेकर दी जानकारी। सितारगंज में दिन दहाड़े मर्डर से फैली सनसनी। मामूली कहासुनी के बाद हत्या जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बागेश्वर से खबर की शुरुआत करेंगे, जहां परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ है। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवहन विभाग सहित कई अन्य जिम्मेदारी देख रहे थे। चंदन राम दास काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली और देहरादून में उनका इलाज चल रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। तो परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ है। बागेश्वर के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। परिवहन विभाग सहित कई अन्य जिम्मेदारी वे देख रहे थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली और देहरादून में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दुखद खबर पर दुख व्यक्त किया है। चलिए जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश इस खबर पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए, परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, एक दुखद खबर है क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं चंदन राम दास, धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे, चाहे परिवहन विभाग हो, समाज कल्याण हो, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है चंदन राम दास के कंधों पर थी। और आज उनका अचानक तबीयत बिगड़ने से जो उनका निधन है वो बागेश्वर के अस्पताल में उनका निधन हुआ। और अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से जो चंदन राम दास बीमार चल रहे थे। कई बार जो है अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्हें कैंसर था तो उसके इलाज के लिए चाहे देहरादून हो या फिर दिल्ली के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद हमने देखा था कि जिस समय बजट सत्र हो रहा था, अगर हम बात करें पिछले साल का, तो उस समय भी उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ी थी और अचानक सदन के में वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कहीं ना कहीं जो उनकी हालत थी वो काफी गंभीर थी और इसी को लेकर के दिल्ली में उनका काफी लंबे समय से इलाज चला। और यही वजह है कि इलाज से रिकवर होने के बाद दोबारा से वो आए और ऐसे में अपना जो कामकाज है वो संभाला था उन्होंने। और उसी के तहत कह सकते हैं कि लगातार वो काम कर रहे थे। और कल की अगर हम खासतौर पर बात करें तो कल भी अल्मोड़ा में एक बड़ा कार्यक्रम था जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन भवना को श्रद्धांजलि दी गई थी। वहां पर भी उन्होंने अपना संबोधन दिया। और आज अचानक दोबारा से जो तबियत खराब हुई तो उन्हें आनंद फानंद में बागेश्वर का जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर ले जाया गया, जहां पर उनकी जो निधन है वो एक तरीके से हुआ है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चंदन राम दास के निधन के बाद पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निधन पर दुख व्यक्त किया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी है और साथ ही साथ भाजपा के लिए भी है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, दलित चेहरा कहीं ना कहीं कुमाऊं से वो आते थे और एक दलित चेहरा कहीं ना कहीं वो थे और काफी लंबे समय से अगर हम बात करें 4 बार के जो विधायक हैं वो रहे हैं। तो एक बड़ा ही मजबूत राजनीतिक कद कहीं ना कहीं चंदन राम दास का था। और ऐसे में आज उनका जो निधन है वो हो चुका है और उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ 3 दिन का जो राजकीय शोक है वो भी घोषित किया गया है। तो कह सकते हैं कि बड़ी क्षति कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा को भी हुई है और धामी कैबिनेट में एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि एक बड़ी क्षति कहीं ना कहीं राज्य को भी है और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी को भी है। बिल्कुल आकाश, भाजपा का बड़ा चेहरा थे और प्रदेश के लिए ये बड़ी ही दुखद खबर है। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। इसके साथ ही कई बड़े नेता भी वहां पहुंचेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज दोपहर में अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें बागेश्वर अस्पताल लेके जाया गया था, जहां पर उनका निधन जो है वो हो गया है। निश्चित तौर पर कहने के बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति है। पार्टी के बड़े नेता भी थे, संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जब मुख्यमंत्री चंपावत में उपचुनाव लड़ रहे थे
तो उस समय बाकायदा यानी चंपावत का प्रभारी भी जो है बनाया गया था और चंपावत के चुनाव की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी और लगातार दिन रात जो है इसने चंपावत में मुख्यमंत्री के पक्ष में प्रचार किया, तमाम रणनीति तैयार की और तमाम जगहों पर चुनाव लड़ाया। तो कह सकते हैं कि बड़ा चेहरा होने के नाते कहीं ना कहीं बड़ी क्षति भी हुई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी दुख प्रकट किया है, मुख्यमंत्री ने खुद संवेदनाएं प्रकट की हैं और साथ ही साथ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तमाम बड़े नेता हैं अंतिम दर्शन के लिए जो है बागेश्वर पहुंचेंगे और जहाँ पर उन्हें अंतिम जो श्रद्धांजलि वो एक तरीके से दी जाएगी। बिल्कुल आकाश, उनके निधन से पार्टी के साथ ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रदेश के लिए ये दुखद खबर है। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। उनके निधन से पार्टी के साथ ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि परिवहन मंत्री बागेश्वर गए हुए थे और जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। बागेश्वर की जिलाधिकारी और परिवहन निगम के पीआरओ ने इस बात की पुष्टि की। बता दें कि उत्तराखंड के ये परिवहन मंत्री लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले साल भी वो गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गए थे। परिवहन मंत्री कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और आज उन्होंने बागेश्वर में अंतिम सांस ली। बागेश्वर जिला अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीजेपी का बड़ा चेहरा थे और प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास का निधन हुआ। आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने बागेश्वर के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। तो बता दें कि परिवहन मंत्री चंदन राम दास को कद्दावर जनप्रतिनिधि के साथ ही संगठन में बेहतर तालमेल के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 से हुई और 1997 में वो नगर पालिका बागेश्वर के निर्दलीय अध्यक्ष बने। इससे पहले वो एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में बीए प्रथम वर्ष में निर्विरोध संयुक्त सचिव बने। तो कुछ इस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा। बता दें कि चौथी बार विधायक बनने के बाद उन्हें परिवहन मंत्री का पदभार दिया गया और ये बेहद ही खास और महत्वपूर्ण बात उनके लिए है। जहां एक और चंदन राम दास मृदभाषी थे तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ थी। चलिए, इसी पर हमारे साथ में विधायक अजान दास जुड़ गए हैं। अजान जी, बेहद ही दुखद खबर है उत्तराखंड के लिए, एक बड़ी क्षति। बीजेपी का बड़ा चेहरा थे। हेलो अजान दास जी, परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी का निधन हुआ है। बीजेपी के बड़ा चेहरा थे और बड़ी क्षति उत्तराखंड के लिए। बहुत ही दुखद खबर अभी प्राप्त। तक मैं चुनाव के लिए आया हूँ, 18 तारीख से यही हूँ। अभी समाचार प्राप्त हुआ सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो बहुत ही दुखद और कुछ मेरे पास शब्द नहीं, निशब्द हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व हमने खो दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिन्होंने संघर्ष किया था और लगातार बीमार होने के बावजूद भी किसी भी कार्यक्रम को छोड़ते नहीं थे, संघर्ष करते रहते थे। पार्टी के कार्यक्रम हो, चाहे सरकार को दिशा निर्देश देने की बात हो, अपने अधिकारियों से बातचीत करनी हो, और प्रत्येक दौरे पे वो दौरा भी उन्होंने कतई बंद नहीं किया, अपना जाते रहे वो जगह जगह पर। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सबके बीच से उठ गया है कि जिनकी क्षतिपूर्ति करना मुश्किल है। मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति प्रदान करें।
बिल्कुल अजान दास जी, ऐसे समय में वाणी मुखर हो जाती है और बोलने के लिए शब्द नहीं होते, फिर भी आपने साझा किया, बहुत शुक्रिया आपका। अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। बता दें, जिसको सफल बनाने के लिए बीटीओ सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के जिला मंत्री मोहित वर्मा समेत संगठन के दिग्गज नेता जितेंद्र चौधरी और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग के अलावा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 100वें एपिसोड को सफल बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को अनुपालन का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम निर्धारित कर जनसंख्या वृद्धि पर भी जोर देने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। हर महीने मन की बात कार्यक्रम रखा जाता है। इसमें मोदी जी चाहे कहीं भी कोई बिजी हो, कहीं भी जाएं, लेकिन ये कार्यक्रम को वे नहीं मिस करते हैं। और इस बार का जो हमारा 100वां एपिसोड है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मोदी जी जो है पूरे देश में हर प्रदेश से किसी न किसी के उसमें नाम लेके उसको संबोधित भी करते हैं और अपनी ये पार्टी की उपलब्धियां बताते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम तो आम जनता के लिए, सभी के लिए कार्यक्रम है। इसलिए मोदी जी का जो 100वां एपिसोड है ये हमारा, इसको सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर, हर बूथ पर कम से कम 100 की संख्या में सुनने का लक्ष्य रखा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी ये बैठक थी। गैर राजनीतिक इसमें ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी कोई पार्टी का झंडा यूज होता है, ना पार्टी का चिन्ह यूज होता है और ना कोई राजनीतिक बातें ही इसमें होती है। ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज को समाज के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है, आदमी को आदमी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। तो वही विषय इसमें रखे गए हैं और उसी को लेके, ताकि हम समाज में एक सामंजस्य बने, आपस में भाईचारा बढ़े, इसी को लेके ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कार्यक्रम में पार्टी, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़े और लोगों के साथ सद्भाव का संदेश दो। उत्तरकाशी से मां गंगा की एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि गंगा मैली हो गई है। बता दें कि जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पड़ा कूड़ा बारिश होने पर सीधे गंगा में समा रहा है। दरअसल कूड़ा डंपिंग जोन न होने से कई सालों से ये कूड़ा यहां इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसे में मां गंगा की सफाई के लिए सफाई के नाम पर काम करने वाले संगठनों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। आखिर गंगा निर्मल कब होगी? उत्तरकाशी में जो नगर पालिका के द्वारा नवाखानी पे कूड़ा डाला जा रहा है, कुछ ही दिनों बाद गर्मी अपने प्रचंड रूप में पड़ने वाली है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस कूड़े के निस्तारण के लिए कोई तुरंत कठोर योजना बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में महामारी न फैले और तीर्थ यात्रियों के द्वारा जो उत्तरकाशी में आते हैं उनके पास एक सही संदेश जाए कि हम लोग गंगा के स्नान के लिए आ रहे हैं, गंगा जल के लिए आ रहे हैं, गंगा किनारे यहाँ पे कूड़ा पड़ रहा है। इससे हमारे जनपद की छवि ठीक नहीं जाती है। कूड़े का यहाँ पे तुरंत निस्तारण होना चाहिए। प्रदूषण को कम करने हेतु उत्तराखंड परिवहन निगम ने सीएनजी बसों का संचालन शुरू कर दिया है। हल्द्वानी डिपो के पास इस समय 12 बसें हैं। इन बसों का संचालन हल्द्वानी से दिल्ली के लिए किया जा रहा है। ये सभी बसें अनुबंधित है। वहीं शुरुआती चरण में सीएनजी बसों का संचालन शुरू होते ही तमाम परेशानियां भी सामने आ रही है और इसका असर सबसे ज्यादा यात्रियों पर पड़ रहा है। बता दें कि अभी एक दिन पूर्व ही खबर आई थी कि 3 बसों का संचालन ठप पड़ा है। इसके लिए परिचालकों के नहीं होने की वजह ठहराई गई थी। उधर पिछले 2 दिन से सीएनजी खत्म होने की वजह से बस बीच रास्ते में ही रुक गई। सीएनजी अभी इन लोगों के टैंक थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, तो जिससे फुल सीएनजी उन पर नहीं पूरी एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो जहाँ पे सीएनजी खत्म हो जाती है फिर प्रॉब्लम होती है परिचालक को कि लोग जो है पैसेंजर उन्हें परेशान होते हैं और खुद भी नहीं हो पाता, तो लोग उसमें बीच में ट्रांसफ़र होने में फिर प्रॉब्लम आती है, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है फिलहाल। सीएनजी करीब हमको 105 हमारा यूज़ होती है सीएनजी, 135 का है उसमें उसकी वो टैंक, 105 हमारी डेली की यूज़ होती है। तो कभी कभार इनके टैंकों में कुछ प्रॉब्लम है या इनका उसका सिस्टम सही नहीं है, तो कम उसमें आ पा रही है, जो आधे रास्ते में खड़ी हो जा रही है। 12 बसें आई थी हमारे पास, तो अब थोड़ा सा परिचालकों की प्रॉब्लम है, क्योंकि बसें तो आ चुकी, परिचालक उतने थे नहीं। परिचालकों की डिमांड करी हुई है, अभी करीब 24 परिचालकों की करी है।
सितारगंज में जेल कैंप रोड पर दिन दहाड़े मर्डर करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम रंजन सिंह जो कि पीलीभीत का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन मामूली कहासुनी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और अब मामले की जांच में जुट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल लोहाघाट विधानसभा के वर्तमान कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को कमजोर विधायक बताते हुए विधानसभा के विकास कार्यों को ठप करने का गंभीर आरोप लगाया है। फर्त्याल ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए विधायक और भी ज्यादा ताकतवर रहता है, उसे खुलकर बोलने की आजादी होती है। फर्त्याल ने कहा कि वे विपक्ष के विधायक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने लोहाघाट विधानसभा में कई विकास कार्य करवाए हैं तथा तत्कालीन कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति के चलते जेल तक उन्हें जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा में वर्तमान विधायक अधिकारी की निष्क्रियता के चलते विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं, जिस कारण जनता परेशान है। विपक्ष के होने वजह से खामियाजा नहीं भुगत रही है जनता। विधायक कमजोर होने, जानकारी न होने के कारण जनता खामियाजा भुगत रही है। मैं भी विपक्ष का विधायक आपके पास गया, मेरे 5 साल के कार्यकाल का इतिहास आपने। विपक्ष का विधायक हर हमेशा पावरफुल होता है। मैं 2012 में गया था तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। मैं भी, आज लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी, हम 49 लोग भी दमनकारी नीतियों के कारण जब अपहरण हुआ हम बंद तक जेलों में रहे। उसके बाद सबसे ज्यादा सड़कें यहाँ लाया और सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज जिले में, अगर आज डाटा प्रदेश में सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज में विपक्ष के टाइम पर लाया, सड़क में लाया, डाइट में उस टाइम में, स्टेडियम मेरा लाया हुआ, आज जियो देख ले, पैसा सब कुछ में लाया। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि कमजोर हो तो विपक्ष से भी ज्यादा पावरफुल सत्ता पक्ष से विपक्ष का जो है विधायक होता है, क्योंकि उसको खुला बोलने, अपनी बात करना, धरना प्रदर्शन देने, अपनी बात का दबाव देने के लिए पूरे अधिकार होते हैं। लक्सर में हफ्ते भर से बाधित रेल अंडरपास निर्माण कार्य से आक्रोशित क्षेत्रवासियों का पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल लंबे समय से लक्सर में रेल अंडरपास की मांग उठ रही थी, जिसके बाद रेल अंडरपास निर्माण कार्य कर दिया गया था। लेकिन रेलवे की ये पहल महज लॉलीपॉप साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर रेल अंडरपास निर्माण कार्य बाधित है। इस सब से तंग आकर एडवोकेट पंकज गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक ज्ञापन सौंपा है और रेल अंडरपास निर्माण कार्य संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूर्ण रूप से ब्लैक लिस्ट करने और रेल अंडरपास निर्माण कार्य किसी अन्य संस्थान को सुपुर्द करने की मांग भी की है। अंडरपास का काम शुरू किया, परंतु पिछले 7 दिनों से रेलवे की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने निर्माण कार्य रोक रखा है। मौके पर जब स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी ली तो धरती से ओवरफ्लो पानी का निकलना बताया गया, जिसको रेलवे के अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया। परंतु 7 दिन के पश्चात भी आज तक निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं हो पाया। इसलिए आज हमने एक ज्ञापन पत्र माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को प्रेषित किया है और मांग की है कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह कार्य दिया गया है उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये अंडरपास बनाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और सरकारी जो भुगतान किया गया उसकी वसूली करने के लिए उनको प्रेषित। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इसे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बड़ा संकेत मानते हुए उत्तराखंड सरकार को सचेत किया और कहा कि ज्योतिष गणना के अनुसार 22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग शुरू हुआ है, जिसमें 10 मई से 30 जून तक 4 धाम यात्रा पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा तो हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न करवाना बड़ी चुनौती बताया। और देवभूमि का जो व्यवस्था के संबंध में है, तो हम तो संत हैं, हमारा काम है राजा को डायरेक्ट
कोई भी कठोर शब्द है उसका उच्चारण करके उसको सचेत करना। फिर भी मैं यहाँ के शासन और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा, ज्योतिषीय गणना के आधार पर 22 तारीख से गुरु चंडाल योग शुरू हुआ है। खास करके 10 मई से लेकर के 30 जून तक यात्रा में विशेष सावधानी रखी जाए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले एक हत्या हो गई है। हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति का, जो हमारे एक अच्छे अधिकारी थे, जिनका दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, तो ये संकेत शुभ नहीं है। इसलिए शासन को इस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। जिस तरह केदारनाथ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, 2 लोगों की यात्रा होने से पहले ही 2 लोग दम तोड़ दिया, और जिस तरह इस यात्रा के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। इस समय जो परिस्थिति है, पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति है। गवर्नमेंट के सामने ये व्यवस्थाओं को लेकर के चुनौती होंगी, लेकिन इन चुनौतियों का वो पूरा मुकाबला भी कर रहे हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट क्षेत्र में अब 10 के सिक्के न लेने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में एसबीआई शाखा प्रबंधक ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, व्यापारियों के साथ बैठक की। शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार पांडे ने बताया कि लोहाघाट में 10 के सिक्के न चलने की भ्रांति फैलाई गई है, जिस कारण 10 के सिक्कों को न तो व्यापारी ले रहे हैं और न ही जनता। उन्होंने कहा ये भारतीय करेंसी का अपमान होने के साथ साथ कानून का भी उल्लंघन है। उन्होंने सभी से 10 के सिक्कों को लेने की अपील की, साथ ही चेतावनी भी दी कि जो भी 10 के सिक्के नहीं चलाएगा उसके खिलाफ भारतीय करेंसी के उल्लंघन के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्टेट बैंक की लोहाघाट शाखा में एक व्यापारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम ये पा रहे थे कि 10 के सिक्के, 5 के सिक्के नगर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नहीं चल रहे हैं। सो हमने एक व्यापारियों के साथ बैठक की है और ये निर्णय लिया गया है कि चूंकि भारत सरकार की करेंसी है और सबको ये अनिवार्य रूप से स्वीकार करना है, तो ये जो भी गतिरोध है इस संबंध में उसको दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के सिक्के सभी जगह लिए जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी दुकान हो, कोई भी संस्था हो, सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।